नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और समानता के अधिकार में हमने आर्टिकल 16 पढ़ चुके थे। लोक नियोजन में समता की मैं बात कर रहा था। उम्मीद करता हूं आपको पिछली क्लास में जो भी प्रावधान थे, जो भी आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको समझ आई होंगी। आज हम आगे चलते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या आती है, हालांकि मैं जानता हूं ये काफ़ी टिपिकल सेगमेंट है, थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट होता है इसका, लेकिन यदि अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। दूसरा, यदि आपको किसी भी टॉपिक को समझने में या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर समस्या है या फिर इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या फिर पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। जो दोस्त या जो छात्र मेरे वीडियोज को देखते हों और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप का ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें और अपना नाम लिख दें, मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये बात है कुछ सामान्य सी। अब बढ़ते हैं आगे। कल मैं आर्टिकल 16(3) के बारे में आपको बता के आ चुका था। आर्टिकल आज पढ़ते हैं हम 16 का 4। 16 का 4 क्या कहता है? वास्तव में मैं दोस्तों आपको बताऊं, 16 का 4 में ही वो सारी कहानी छिपी है जिस आरक्षण की मैं आपके सामने बात कर रहा था कि मैं आरक्षण के बारे में एक विस्तृत क्लास लूंगा। आर्टिकल 16 का 4 क्या है? ये आरक्षण नीति को परिभाषित करता है। आरक्षण नीति को परिभाषित करता है। अब ये आरक्षण नीति को परिभाषित करता है, इसका मतलब क्या हुआ इसे समझेंगे हम, और इसी के आलोक में मैं एक सेपरेट क्लास भी आपके लिए आयोजित करूंगा जिसमें आप आरक्षण को अच्छे से समझ पाएंगे। ये कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन यह कहता है कि ओनली एंट्री लेवल पर, ओनली एंट्री लेवल पर या फिर सिर्फ प्रवेश द्वार, प्रवेश स्तर पर। अब यह बात क्या है कि ओनली एंट्री लेवल पर, इसके पीछे आपको थोड़ी सी कहानी समझनी जरूरी है। मार्कर कहां है? दूसरा कहां मार्कर? तो है ना, ये तो नया है। चलो देखिए, एंट्री लेवल पर दोस्तों, आजकल आप अखबारों में काफी चर्चा देखते होंगे कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इसके पीछे वास्तविक रीजन क्या होता है, हालांकि आगे भी समझेंगे हम, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे यानी संविधान निर्माता जो हमारे थे, उन्होंने कभी भी यह अपेक्षा नहीं की थी कि आरक्षण को एक लंबे समय तक चलना चाहिए। उनका यह मानना था कि आरक्षण का जो प्रावधान है वो कुछ समय के लिए होना चाहिए, और जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, ये बात मैं आपको शुरुआती क्लास में बताकर आया था कि जब भारत देश आजाद हुआ
तो भारत में काफी विविधताएं और काफी असमानता मौजूद थी। जब ये चीजें मौजूद थी तो जो लोग डिप्रीव्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे, यानी वंचित वर्गों से जो लोग आते थे, उन लोगों का सामाजिक स्तर और शैक्षणिक स्तर कैसे उठाया जाए। तो इसके लिए उन्हें अभिजात्य वर्ग, इलाइट क्लास के बराबर लाने के लिए, समानता को पाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और जब आरक्षण की व्यवस्था की गई, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स कहते हैं, या फिर आर्टिकल 15 का 4 कहता है, 16 का 4 कहता है, सॉरी, कि ये जो स्तर है, यानी आपने अगर नौकरी में आरक्षण दिया तो ठीक है, आप वहां तक आरक्षण की बात कीजिए, यहां तक बात ठीक है। लेकिन जब आप नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो क्या उसके बाद भी आरक्षण की जरूरत है? ये बात यहां पर कही गई थी, और यही था ओनली एंट्री लेवल। यानी जब आप एक बार नौकरी में प्रवेश कर गए तो क्या उसके बाद भी आरक्षण की जरूरत है? ये बात यहां पर ओनली एंट्री लेवल से ये मतलब है। दूसरा क्या आधार है? सामाजिक और शैक्षणिक, ये आधार है। इसके आधार पर अब हम पढ़ते हैं कि सामाजिक आरक्षण नीति को परिभाषित किया गया। इसमें 5 पॉइंट रखे गए कि इनके आधार पर आरक्षण को परिभाषित किया गया, यानी ये 5 बातों का आपको आरक्षण देते वक्त ध्यान रखना होगा। तो आइए अब देखते हैं हम उन 5 लिमिटेशंस को, जो वो 5 लिमिटेशंस हैं। तो नहीं पढ़ रहा, चलिए देखिए दोस्तों, ये कहता है कि आरक्षण आरक्षित श्रेणी हर हाल में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से क्रीमी लेयर को अलग करना चाहिए। तीसरा कहता है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा कहता है कि आरक्षित श्रेणी में वही लोग रखे जाएंगे जिनका सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और लास्ट पॉइंट कहता है कि आरक्षण की वजह से प्रशासनिक दक्षता पर कोई प्रभाव न पड़े। यह है आर्टिकल 335 में ये बात कही गई है, 335 में। इसका
कहीं इसमें कई सारी बात कही गई है आर्टिकल 335 में, लेकिन मोटा मोटी जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि यदि आपने आरक्षण दिया तो इसका मतलब ये ना हो कि वहां पर प्रशासनिक जो कैपेबिलिटी है, प्रशासनिक जो कार्य है, उन पर फर्क पड़ गया। ये बात कहता है आर्टिकल 335। तो पहला मैंने आपको बताया कि आरक्षण श्रेणी हर हाल में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी होनी चाहिए। ओबीसी से क्रीमी लेयर। अब बात आती है क्रीमी लेयर। मैं आपको बताऊं, जब ये चीज दी गई तो क्रीमी लेयर को परिभाषित नहीं किया गया। इसका समय समय पर निर्धारण होता रहता है क्या क्रीमी लेयर होती है। जब मैं अलग क्लास करूंगा आयोजित तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्रीमी लेयर के बारे में। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये बात कही, हालांकि हो सकती है। अब कैसे हो सकती है उसे भी हम आगे जानेंगे। आरक्षण श्रेणी में वही लोग रखे जाएंगे जिनका सरकारी नौकरी में या सरकारी तंत्र में क्या है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आरक्षण की वजह से प्रशासनिक दक्षता पर कोई भी प्रभाव न पड़े। वही लास्ट वाली बात कि यदि आप ऐसा ना हो कि सभी आपने ओबीसी को शामिल कर दिया, सभी एससी को शामिल कर दिया, सभी ईडब्ल्यूएस को शामिल कर दिया। आप ऐसा ना करें ताकि प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव पड़ने लगे, वो अपनी बात को मनवाने के लिए डेली स्ट्राइक या डेली अन्य कोई काम करने लगे। तो ये बात यहां पर कह दी गई कि ये इस आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। ये बात होती है यहां तक। तो लोक नियोजन के समता के बारे में फिलहाल आप इतना ही समझें। इससे आगे की कहानी जब मैं आरक्षण पर क्लास बताऊंगा तो वहां समझेंगे। अभी समानता का अधिकार हम खत्म कर लेते हैं। हम आज आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया तो एक बार रिमाइंड करके जरूर देखें आप। हाँ, आर्टिकल 16 भी 6 भी ध्यान कर लेना कि इसमें ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित जो आप देखते होंगे कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए एक कॉलम आने लगा है, तो वो उसमें किसे छूट दी गई है, ईडब्ल्यूएस को। लेकिन मैं आपको बताऊं ईडब्ल्यूएस को कुछ ही पैरामीटर पर छूट दी गई है। जैसे अगर ओबीसी है तो उसे 5 साल का, कहीं 3 साल का एज का छूट होता है। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण की तो बात की गई है, लेकिन इन्हें एज में छूट नहीं है, इनकी उम्र उतनी ही निर्धारित है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे यूपीएससी के लिए 32 वर्ष है जनरल के लिए अटेम्प्ट करने की, और ओबीसी के लिए 35 है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण का लाभ भी मिलता है, लेकिन इनके लिए 32 निर्धारित है, इन्हें आरक्षण दिया गया है। लेकिन कुछ विशेष ही स्तरों पर वहां पर इन्हें आरक्षण नहीं मिलता, एज में इन्हें आरक्षण नहीं है। ये बात एक मोटा सा मैंने आपको एक जनरल व्यवहारिक तौर पर मैंने आपको इसलिए बताई, यदि आपको लगे कि इन्हें भी आरक्षण मिलता है लेकिन कुछ ही स्तरों पर। तो खैर ये बात होती है यहां तक। बात करते हैं आर्टिकल 17 की। मैं रफ कर देता हूं। आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत ये कहता है। अब मैं आपको बताऊं कि अस्पृश्यता, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, ये अस्पृश्यता क्या होती है। हमारे संविधान में अस्पृश्यता क्या होती है ये कहीं भी परिभाषित नहीं है। मैं आपको बताऊं, कहीं भी परिभाषित नहीं है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें तो जैसे हम देखते हैं कि एक इलाइट वर्ग ने या फिर अन्य किसी ने क्या कह दिया, किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो ये भी अनटचेबिलिटी में आ जाएंगे। या छुआछूत जैसी कोई अन्य चीजें हैं तो वो भी अनटचेबिलिटी में आ जाएंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट, न्यायालय समय समय पर निर्धारित करता है कि क्या चीजें अनटचेबिलिटी में आएंगी, क्योंकि हमारे संविधान में कोई भी एक सटीक परिभाषा, कोई भी एक फिक्स डेफिनेशन मेंशन नहीं है कि क्या अनटचेबिलिटी होता है, क्या अस्पृश्यता होता है। तो खैर, और अनटचेबिलिटी का अंत यानी आर्टिकल 35 के अनुसार
अगर आप अनटचेबिलिटी के आर्टिकल देखो फंडामेंटल राइट हैं, और यदि अगर आप इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, आप पर अनटचेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये आरोप तय हो जाते हैं कि आपने किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का या फिर अस्पृश्यता संबंधी जैसी कोई हरकत की है, तो आर्टिकल 15 के अनुसार 35 के अनुसार, आर्टिकल 35 के अनुसार सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, ये बात है। और आर्टिकल 35 में संसद तय करती है कि क्या सजा होगी, संसद तय करती है। और 2 पॉइंट और लिख लेना इसके बारे में कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का है और इसे 1976 में संशोधित किया गया। और इसका नाम दे दिया गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो अब क्या है कि सिविल राइट प्रोटेक्शन अब वर्तमान में यदि अगर कोई एक्ट, तो इसमें निर्धारित हैं कई सारी चीजें क्या क्या होंगी, तो अब क्या है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि अस्पृश्यता अधिनियम कब का है, तो 1955 का है, और संशोधित कब है, वो 1976 में हुआ, और क्या गया सिविल राइट प्रोटेक्शन अधिनियम या एक्ट, ये बात इसमें कह दी गई। और मैं आपको बताऊं, ये राज्य और नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त हैं। और कैसे, अगर हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का 2 और 17 को मिलाकर पढ़े तो ये तीनों क्या है, राज्य व नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त हैं, विरुद्ध प्राप्त हैं। अगर हम इन्हें साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो ये क्या है, राज्य व नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त है। 17 के साथ अगर हम 14 और 15 दो को साथ मिलाकर पढ़े तो 14 क्या है, देखो आपने देखा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और 15 दो क्या है, सार्वजनिक स्थान। मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति और संस्था के स्पेशल अगेंस्ट है, और आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी बता ही दिया आपको। तो तीनों को अगर आर्टिकल 17 को हम इसके साथ दोनों के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या है, राज्य और नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त है। ये बात हुई आर्टिकल 17 की। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 18 की। ये क्या कहता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब इस उपाधियों के अंत का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था तो हमारे यहां कोई राजा, महाराजा, अन्य शब्दों का यूज करते थे, प्रयोग करते थे। और उसके आधार पर क्या होता था कि ऐसा लगता था कि ये लोग अलग हैं और वो लोग अलग हैं, यानी राजा सर्वोच्च है और उसके नीचे जो लोग, जो प्रजा है, वो अपने आप को हीन महसूस करती थी। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात देखी कि हम अगर समानता का अधिकार लाना चाहते हैं तो हम इसे क्या करना चाहिए, हमें इसे भी समाप्त करना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति राजा या महाराजा शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, ये इलीगल होगा, यानी समानता के अधिकार के विरुद्ध होगा। सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। सभी लोग क्या हैं, समान हैं। सभी के कानून, सभी के ऊपर कानून क्या होगा, समान रूप से लागू होगा। तो कोई राजा है उसे कोई स्पेशल छूट नहीं मिलेगी, कोई महाराजा है उसे स्पेशल छूट नहीं मिलेगी, कोई व्यक्ति है तो उसे
कोई साधारण व्यक्ति है तो उसे इस आधार पर ज्यादा दंड नहीं दिया जाए क्योंकि वो साधारण व्यक्ति है। तो ये था उपाधियों के अंत की बात। लेकिन मैं आपको बताऊं, वर्तमान में आप देखते होंगे कि शैक्षणिक व सैन्य सम्मान को धारण कर सकते हैं। शैक्षणिक व सैन्य सम्मान को धारण कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे कोई पीएचडी होल्डर होता है तो वो अपने सामने क्या लगा लेता है, डॉक्टर। सैन्य में आप देखते हैं वीर चक्र विजेता या फिर लेफ्टिनेंट। ये बातें ये अपने सामने लगा सकते हैं। इन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि इन्होंने डॉक्टर क्यों लगा लिया। ये क्या है, ये समाज को प्रोत्साहित करते हैं ताकि लोग क्या करें, लोग उनके जैसा कार्य करें, समाज को प्रोत्साहन करने का कार्य करते हैं। यहां पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये अपने आप को उन वर्गों से अलग दिखाना चाहते हैं, यानी आप अलग हो और हम अलग हैं, कैटेगराइज करने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। यह बात यहां पर कही गई है कि शैक्षणिक और सैन्य सम्मान को धारण कर सकते हैं, इसे उपाधियों के अंत में या फिर फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। यह बात यहां पर कही गई। दूसरा, आपने देखा होगा कि जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री भूषण, पद्म विभूषण, ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, या पद्मश्री फलाना, पद्म विभूषण ये, पद्म भूषण वो। तो इससे भी आपको लगता है कि यार ये हमसे क्या अलग हैं, क्या ये हमसे अलग स्टेटस प्रदान करते हैं? तो मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें क्या है कि ये वास्तव में किसमें, सामाजिक क्षेत्र की सेवा या फिर अन्य कई सारी जो अलग अलग इसके पैरामीटर होते हैं, जैसे विज्ञान में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है। तो ये क्या है, समाज को ये भी प्रोत्साहित करने के लिए यूज किए जाते हैं ये सब चीजें, पद्मश्री, पद्म विभूषण। लेकिन मैं आपको बताऊं, सरकार या कोर्ट अपेक्षा करती है न्यायालय अपेक्षा करता है कि इनका प्रयोग न किया जाए, ये बात यहां पर स्पेशली मेंशन है। आप कर सकते हैं, करने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अपेक्षा की जाती है कि आप इनका प्रयोग न करें। ये बात यहां पर की गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक एक वर्ग से अलग स्टेटस प्रोवाइड करते हैं जो इन्हें अपने नाम के आगे लगाता होगा। और जब नाम के आगे लगाता है तो ये चीज भी यहां पर निकल कर सामने आती है, क्या ये फिर बाकी समाज से अलग हैं? तो ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि समाज को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज में गतिशीलता लाने के लिए, ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, वो भी क्या करें, उनका अनुसरण करें, और उनका अनुसरण करते वक्त क्या करें, अपने आप को वहां पर ले जाने की कोशिश करें, और जिससे क्या होगा, समानता आएगी। लोग क्या करेंगे, लोगों के अंदर फिर वही भावना काम करेगी कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, और वहां से लोग क्या करेंगे, अपने आप को उस ओर प्रयासरत करेंगे कि ऐसे कार्य हमारे द्वारा भी किए जाएं। ये बात हुई यहां पर इसकी। और एक लास्ट पॉइंट है आर्टिकल 18 में कि यदि विदेशी को कोई अवार्ड या पदक भारत में मिले
मिले तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। यह बात यहां पर कही गई कि यदि विदेशी को कोई अवार्ड या पदक भारत में मिले तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है। यह बात हुई आर्टिकल 18 की, यानी उपाधियों के अंत की। तो दोस्तों, आज हमारा इस प्रकार से समानता का अधिकार खत्म होता है। पहला सेगमेंट हमने पूरा किया। अब आगे ज्यादा बड़े सेगमेंट नहीं है, समानता के अधिकार में ज्यादा समय लगने वाला था, इसलिए मैंने, और आपको एक अच्छी समझ हो, आप अच्छे से समझ सके, इसलिए मेरा पूर्णतः यही उद्देश्य रहा कि मैं आपको चीज़ों को एक बेहतर तरीके से, एक सरल तरीके से समझा पाऊं, और जिसमें मैंने प्रयास किया। अब आप बताइएगा कि कैसा प्रयास था, क्या नहीं था, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। और दूसरा, प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल्स की कुछ रिक्वायरमेंट हैं, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को जो भी तैयारी में लगे हैं प्रोत्साहित करें, उन्हें कहें कि चैनल सब्सक्राइब करें, और व्यूज़ भी, लाइक भी आप करें, कमेंट भी ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली आरक्षण की क्लास में। थैंक यू।